गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का द अप्रोच आईएएस में स्वागत है। आज अपने किए गए वादे के अनुसार 8 अप्रैल 2026 को मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि 2026 में जो बच्चे आईएएस प्री में बैठने वाले हैं उनके लिए हिस्ट्री और साल भर का करंट अफेयर्स और जो भी मेरे द्वारा जो है प्रयास हो सकते हैं मैं करने का कोशिश करूँगा। इसी क्रम में आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक प्रकार से ओवरव्यू और एक कहने के लिए क्रैश कोर्स है। सच बताएं, जितना आपने पढ़ा होगा अपने तैयारी के दौरान उससे ज़्यादा मैं यहाँ पे करवा दूंगा। और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है, मैंने आपसे जैसे बताया भी था, एक तो क्या है कि जैसे मैंने बोला आपको कि देखिए मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। अब इस मॉडर्न हिस्ट्री में देखना है आपको कि सबसे महत्वपूर्ण जो है, एक तो मैं आपको कॉन्सेप्ट के स्तर पे कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट, कोई भी चीज है जिसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उसी क्रम में मैं कोई भी चीज बताऊंगा तो उसके पहले एक कॉन्सेप्ट उसका उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट आएंगे मैं बताने का प्रयास करूंगा। और जो दूसरी चीज है वो ये है कि इससे रिलेटेड वाईक्यू 2011 से 2025 तक विद एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन के साथ इसका जो एनालिसिस है वो भी मैं करने का प्रयास करूंगा आपसे, ठीक है। एनालिसिस कैसे बता दो कि जैसे कोई क्वेश्चन जो यूपीएससी में आया है और उसके आने का कारण क्या है। कई बार करंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि वो निरंतरता के साथ यूपीएससी वहां पे सवाल किया करती है। तो एक तो ये मैं काम करूंगा और दूसरी बात है न्यू क्वेश्चन मैंने दिया भी है। न्यू क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चंस का मतलब ये है कि वो जो टॉपिक पढ़ाएंगे बताएंगे उससे रिलेटेड नए क्वेश्चन पे भी चर्चा किया जाए, यानी पुराने और नए क्वेश्चन का एक प्रकार से ये जो क्लास है ये संगम है। और जब आप नए क्वेश्चन और पुराने क्वेश्चन दोनों को कर लोगे तब जाकर आपकी तैयारी पूर्ण हो जाए। मेरा मानना है कि 100 क्वेश्चन साधारण क्वेश्चन करने से बेहतर है कि आप 10 ही क्वेश्चन करो लेकिन स्तरीय क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ठीक है। और दूसरा जो है, मैं जो इस क्लास की विशेषता है मैं बताना चाहूंगा आपको कि देखिएगा इसकी विशेषता क्या है। एक तो करंट बेस्ड, यानी साल भर में करंट बेस्ड लोग स्टडी करेंगे, यानी अप्रैल 2025 से अप्रैल 2025 से मई तो ज़्यादा हो जाएगा। आप ये मान लो कि
अप्रैल लास्ट और मई फर्स्ट वीक तक करेंट अफेयर जो है, जैसे करंट अफेयर जो है इसमें ऐड करें। जैसे आपने सुना होगा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बारे में चर्चा में रहा, या आपने सुना होगा श्री राजगोपालाचारी के बारे में, या मान लिया जाए ये 2026 है और 2027 में आप इंटरव्यू दोगे, तो इसका मतलब है कि 2025 से 2027 का एक क्या है, एक चक्र चल रहा है। इस बातों को समझे। जो बच्चा 2026 में प्री देगा, इसका मतलब यह है कि उस सवाल पूछेगा 2025 का भी जो करंट बेस्ड है, और 2027 में जाकर आप अपीयर होंगे इंटरव्यू में मेंस के बाद। इस दौरान जिसका भी 100 साल 50 साल हुआ, जैसे मान लिया जाए कि 2027 में 100 साल किसका होगा, साइमन कमीशन। किसका होगा बेटा, साइमन कमीशन का। क्योंकि साइमन कमीशन का कितना होगा, 100 साल। 1927 में आया था साइमन कमीशन। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यह एक आया था 1925 में गांधीदास पैक्ट नवंबर में। ये भी हमारे लिए क्या है, अत्यंत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ठीक है, तो गांधी दास पैक्ट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरी कहने का मतलब है, पढ़ने के दौरान आपको ये भी देखना है कि जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस साल के भी पूछा जाएगा, इसी बेस्ड पे हमें नए क्वेश्चन की भी तैयारी करनी है, और हमें ये भी देखना है कि भाई इनके साथ साथ हम करंट को कैसे जो है इसमें ऐड करें, ये भी जो है मेन है। कहा जाता है अजगल गगरी छलकत जाए, कहने का तात्पर्य है कि कोई भी जब काम करे तो पूर्ण रूप से करे, ऐसे काम ना करे जिससे आधा अधूरा हो। युद्ध के मैदान में आपने देखा होगा, जब आप जाते हैं, जब योद्धा जब आता है कोई, तो पूरी तैयारी के साथ जाता है, चाहे कोई भी हो। और आपकी जब तैयारी ही नहीं है, आपका जब अभ्यास ही नहीं है अलग अलग डायमेंशन से, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप आधे अधूरे तैयारी से जब जाओगे तो आपके अंदर पहले से एक डर, एक भय का वातावरण होगा। और जब आपकी तैयारी अच्छी होगी, आप अच्छे से तैयार होगे, और तैयारी में यह भी जरूरी है कि जो सामने वाला है, जो दुश्मन है, हालांकि यूपीएससी हमारा दुश्मन नहीं है, यहाँ अंतर है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि उसका इंटेंशन क्या है, वो जानना क्या चाहता है। दरअसल वो जानना चाहता है कि आपको जानकारी के साथ साथ, यानी थ्योरेटिकल सैद्धांतिक जानकारी के साथ साथ व्यवहारिक जानकारी कैसे है। अब चीजें बदली है, पहले जैसी चीजें नहीं है। जैसे पहले सीधा क्वेश्चन आता था, अब बदल गया। अब आता है अंतर विषयक, यानी आप एक सब्जेक्ट को कई सब्जेक्ट से जोड़कर, जैसे आपको दे देगा क्या, देख लीजिएगा, जैसा हिस्ट्री में पढ़ते भी हैं कई बार, कि कोई दे देगा ये व्यक्तित्व, सपोज कीजिए कोई दे देगा व्यक्तित्व। अब व्यक्तित्व दे दिया, या कोई दे देगा घटना, पता है। तो व्यक्तित्व और घटना का देखा जाता है कि वर्तमान संदर्भ में कैसी चर्चा, जैसे किसी ने चर्चा किया, भाई अभी मैं देख रहा था न्यूज,
दिन पहले कि सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को भारत रत्न देने की बात की। इसका मतलब ये है कि आपके लिए क्या है भाई, सावित्री बाई फुले इंपॉर्टेंट है। अब एक सामान्य व्यक्ति को क्या मतलब है सावित्री बाई से, और इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है, कह रहे भारत रत्न देने की बात। अब आपको देखना है भारत रत्न किसको किसको दिया गया है, क्या क्राइटेरिया है। जैसे सी राजगोपालाचारी चर्चा में है, उन्हें भी भारत रत्न दिया था पहली बार 1954 में। तो हम लोग इस प्रकार से बात करेंगे हर तरह जो है अच्छे से। तो सबसे पहला जो है मेरा जो लेक्चर है वो उसको जानने के पहले एक मॉडर्न हिस्ट्री का एक फॉर्मेट बना लीजिए। हमें पढ़ना क्या है, ठीक है, एक फॉर्मेट देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न यानी आधुनिक भारतीय इतिहास। आधुनिक, मैंने कई यूनिट में इसको डिवाइड किया। जो सबसे पहला यूनिट है यानी इकाई, वो क्या है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इंडिया, यानी यूरोपियनों का भारत आगमन। ये पहला यूनिट है कि जितने भी यूरोपियंस हैं वो इंडिया है, चाहे पुर्तगाली थे, चाहे वो ब्रिटिश थे, चाहे वो डच थे, डेनिश थे, इंडिया में। तो मेरा कहने का मतलब है, और इनमें से जैसे आपने देखा होगा पहले कौन थे, पुर्तगाली, इसके बाद थे डच, ब्रिटिश, डेन और फ्रांसीसी। इनमें सबसे शक्तिशाली कौन, सबसे मजबूत कौन, क्या आपको पता है, ब्रिटिश और फ्रेंच। और इन दोनों ने, दोनों के बीच में एक युद्ध भी हुआ, पता होना चाहिए कौन सा, कर्नाटक वॉर, कर्नाटक युद्ध। और जीता कौन, जीता कौन बना, ब्रिटिश। पहले यूनिट में हम देखेंगे कि भाई कितने यूरोपियंस आए और किस प्रकार से आपस में प्रतिस्पर्धा हुआ, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये आपका क्या हुआ, पहला यूनिट। चलिए अब यहां देखिए यूनिट सेकेंड। क्या है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना। अब एक बात बताइए, जब वो जीत जाएगा तो क्या करेगा, जब जितने भी यूरोपियंस आए आपस में प्रतिस्पर्धा हुआ, पुर्तगीज, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रेंच वगैरह, स्वीडिश वगैरह है ना, फ्रांसीसी भी थे। और जब आपस में एक ही तो जीतेगा, और सबको पता है कि ब्रिटिश जीता। और ब्रिटिश जब जीत गया तो जीतने के बाद यहाँ की जो शक्तियां हैं, जो क्षेत्रीय एवं स्थानीय शक्ति, उसके साथ प्रतिस्पर्धा। ऐसे भी कहा जाता है
कि हम भारतीय बहुत देर से जगते हैं, बहुत देर से। पूर्ण आए तब भी हम देर से जगे। राजपूत काल में जब तुर्क आए तब भी भारत सुसुप्तावस्था में था। मुगल आए तब भी हम होश में नहीं थे, बेसुध थे। और ये यूरोपियन आए तब भी हम जागरूक नहीं थे। और यही हुआ कि कहते हैं ना, और एक एक करके, चाहे वो बंगाल था, मैसूर, मराठा, सिख, ये महत्वपूर्ण क्या है, ये महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, महत्वपूर्ण। इनको पराजित किया और ये सारी शक्तियां पराजित हुई। हालांकि हम लोग एनसीईआरटी के आधार पे हम लोग कुछ देखेंगे भी। जैसे हम लोग देखेंगे क्या कहते हैं उसको, एनसीईआरटी बेस्ड। जैसे जाट देखेंगे अलग से, पूछता भी है, राजपूत एनसीईआरटी में दिया होगा, मैं थोड़ा सिस्टमेटिक बता दूंगा। इसके बाद हैदराबाद का निजाम, थोड़ा केरल देख लेंगे, ट्रावनकोर आदि, इसे हम लोग देखेंगे। और आप देखिएगा यहाँ से सवाल आते रहे हमेशा, ठीक है। तो ये हमने सेकेंड यूनिट में क्या देखा, और आपको मैं बता दूं, एक एक करके धीरे धीरे सारी क्षेत्रीय शक्तियों को ब्रिटिश पराजित कर। अब आते हैं, जब कोई भी जीत जाएगा तो उसके बाद आवश्यकता किस चीज की पड़ेगी, अपनी नीतियों को लाने का। उन्हें राजस्व चाहिए, वो भी नीतियां, आर्थिक, शिक्षा व्यवस्था। क्यों? अपनी संस्कृति को थोपने का प्रयास किया जाएगा, अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को भारत के अंदर क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाएगा। तो तीसरे यूनिट में हम लोग देखेंगे, यूनिट थर्ड, भारत में ब्रिटिश नीतियां। अब यहां देखना है, ब्रिटिश नीतियां में क्या देखेंगे, आर्थिक। पहला क्या देखेंगे बेटा, अब दूसरा क्या देखेंगे, सांस्कृतिक। तीसरा क्या देखेंगे, संवैधानिक। और चौथा क्या देखेंगे, वैदेशिक। अब यहां देखिए, आर्थिक में आप जितना भी जानते हैं, जैसे भू राजस्व व्यवस्था। आर्थिक में आप जानते हैं क्या भाई, भू राजस्व के अतिरिक्त धन का निष्कासन। आर्थिक में क्या जानते हैं आप, जैसे कृषि का वाणिज्यीकरण, और भी चीजें हैं, जैसे रेलवे,
कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वगैरह है, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट है, ये सारी चीजें। हम लोग अब बात करेंगे किसकी, अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद कल्चरल। और जब हम लोग कल्चरल की बात करेंगे तो यहाँ ध्यान देने वाली चीज है, इसमें आएगा वेस्टर्न एजुकेशन, पश्चिमी पश्चिमी शिक्षा। इसमें क्या आएगा, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। और ये जो संवैधानिक है, और वो संवैधानिक में क्या आएगा, इसमें अधिनियम वगैरह आएंगे जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किए। ठीक है। और वैदेशिक में क्या आएगा, हम लोग वैदेशिक में देखेंगे कि जैसे बर्मा के साथ जो युद्ध हुआ, क्या संबंध था, तिब्बत, नेपाल, अफगानिस्तान, इनके साथ। तो ये जो हमने चीजें बताई आपको, इसके बाद एक और देख लेंगे, प्रशासन की कैसी थी, न्यायिक, ये भी पूछता है कई बार, और एनसीईआरटी पे थोड़ा बहुत मैं आपको एक एक क्वेश्चन के लिए संघर्ष है। और मैंने बताया ये जो छोटे छोटे पोर्शन है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बस हमें इसकी तैयारी करनी है। तो पहला यूनिट में क्या था, एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस। दूसरा यूनिट क्या है, भारत में ब्रिटिश आए फिर हमें पराजित किया। और तीसरा में पॉलिसीज। एक बात बताओ, जब ये पॉलिसीज लाएंगे तो उस पॉलिसीज के वजह से किसान, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के आम जनता, यहाँ के जो देसी रियासत है, यहाँ के जो जमींदार वर्ग है, कारीगर है, शिल्पी है, ये भी क्या होंगे, उनकी नीतियों से परेशान होंगे। और स्वाभाविक है ऐसी परिस्थिति में उनका क्षुब्ध हो जाना, उनका असंतुष्ट हो जाना स्वाभाविक है। तो चौथे यूनिट में क्या आ जाएगा, यूनिट 4 कि ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष या प्रतिरोध। ये प्रतिरोध क्या, अब देखना क्या है, तो सबसे मेन चीज आपके वो ये है कि प्रतिरोध कौन करेंगे भाई, सबसे बड़ा प्रतिरोध जो चलेगा वो है कृषक आंदोलन के रूप में, जनजातीय विद्रोह के रूप में, इसके बाद 1858 का गदर, यानी सिपाही के द्वारा जो है तो आजकल क्रांति की संज्ञा दी जाती है, पर इन डिटेल में तो ये जो है हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, इसके बारे में भी चर्चा किया जाए। तो ये कितने यूनिट है, 4 यूनिट। जो हम लोग 5वां देखेंगे,
जब भी आप विरोध करते हैं किसी का तो ध्यान रखिएगा, विरोध होना भी जरूरी है। जब आप विरोध करते हो तो आपके अंदर हिम्मत आता है, क्योंकि आप विरोध किसी न किसी आधार पे ही किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप बिना आधार के विरोध करते हो। और ब्रिटिश साम्राज्य के जब शोषण के विरुद्ध जब विरोध किया गया तो भारत की जनता के मन में, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, चाहे जाति हो, जमींदार हो, कोई भी हो या सामान्य जनता हो, उनके मन में क्या हुआ, एक प्रतिरोध का जब जन्म हुआ तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास भी आया। कई बार आप सफल भी होंगे और कई बार असफल। और यहाँ इसी असफलता और सफलता के मिश्रित परिणामों के बाद भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, और इसी राष्ट्रवाद की वजह से धीरे धीरे एक विचारधारा बना, राष्ट्रीय आंदोलन हम देखेंगे। अब जैसे कि पता है आपको, पहला हुआ 1885 से 1900 कांग्रेस की स्थापना हुई, मॉडरेट उदारवादी चरण। दूसरा हुआ उदारवादी के बाद गरमपंथी, उग्रवादी मत बोलिएगा, गरमपंथी चरण 1905 से 20। और फिर है गांधीवादी, देखिएगा 1920 से, यानी हमें देखना है राष्ट्रीय आंदोलन को और राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरणों को। एक और चीज है जो सबसे अहम चीज है कि इस राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत बहुत सारे विचारधाराओं का उदय हुआ। जैसे आप देखिएगा, एक हुआ वामपंथ, तो इसको भी देखने का प्रयास करेंगे। फिर हुआ क्रांतिकारी आंदोलन, फिर हुआ, इसी में समाजवाद भी जोड़ के पढ़ेंगे, दोनों अलग अलग है। तो ये जो है इतना हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 5। एक लास्ट चरण जो है इसका वो है पोस्ट इंडिपेंडेंट। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सारा रामायण पढ़ लेते हैं, महाभारत पढ़ लिए, और लास्ट में ठीक है राम जी ने जो है और हनुमान की सहायता से रावण को मार दिया। भाई इसके बाद भी तो है चीजें, पूरा देखना पड़ेगा आपको एपिसोड। और ये एपिसोड क्या है भाई, ये है स्वतंत्रता पश्चात का भारत, पश्चात का भारत, ये हम देखेंगे। और जब तक आप स्वतंत्रता पश्चात का भारत नहीं देखिएगा, इससे कई बार भूदान से क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार आ जाते हैं, जैसे ऑपरेशन कैटरपिलर क्या है, लियाकत देसाई समझौता से आप लोग देखे होंगे, आया था 1945 में। स्वतंत्रता के बाद इसी प्रकार से आया नेहरू लियाकत 1950, इमरजेंसी में से रिलेटेड शाह कमीशन क्या है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तमाम चीजों को देखने का प्रयास किया जाएगा स्वतंत्रता पश्चात। तो ये मैंने बताया कि हम लोग जो पढ़ेंगे इतने यूनिट में, एक बड़ी अच्छी चीज बता रहे, पहले शुरुआत किया जा रहा है हिंदी मीडियम में और फिर इंग्लिश मीडियम में। एक सप्ताह के अंदर लास्ट में बताऊंगा 10 दिन 15 दिन की क्लास में कि हिस्ट्री के कैसे कैसे पढ़ा है। कारण क्या है, मेरा मानना है ये जो बाइलिंगुअल वाली चीजें हैं ना, मैं विश्वास नहीं करता। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ टर्म है कुछ चर्चा कर दिए, कुछ इंग्लिश बता दिए, लेकिन मैं जो बताऊंगा आपको वो बाइलिंगुअल की जगह पे
लगभग इंग्लिश मीडियम का कुछ लेक्चर मैं लूँगा, तो जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो हताश और हैरान ना हो। हैरान इसलिए कि सर ने हिंदी वालों के लिए किया, और हताश इसलिए ना हो कि सर पता नहीं कुछ करेंगे कि नहीं। मैं उनको ही बताना चाहता हूँ कि उनके लिए भी इसी जो है अप्रैल के मिड से कुछ किया जाएगा। क्या करेंगे कुछ हमारे लिए भी छोड़ दीजिए, है ना। अभी ये केवल हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, और इंग्लिश वाले जो कंफर्टेबल हैं, मैं बीच बीच में बोलता रहता हूँ, वो आप देख सकते हो, लेकिन मैं उनके लिए करूँगा, ठीक है। अब ये बात आए कि पोस्ट इंडिपेंडेंट यानी इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में सवाल क्या आते हैं, क्वेश्चन क्या आते हैं, वो सब चर्चा किया जाए। क्वेश्चन होंगे, पुराने क्वेश्चन भी, नए क्वेश्चन भी। फोकस होगा अब, मतलब मई का जो पेपर है यूपीएससी के, वो। अब पहला टॉपिक लेते हैं हम लोग, चूंकि शुरुआत आज से ही करनी है तो समय भी कम है। तो क्या है बेटा, भारत में यूरोपियनों का आगमन। यूरोपियनों का आगमन। अब यहां देखिए, सबको पता है कि भारत में जो यूरोपियन है आए, कौन कौन आए। तो सबसे पहले जब देखिएगा कि भारत में जब यूरोपियन को आप, तो उसमें देखिए पहले कौन आया, पुर्तगीज, पुर्तगाल आया। पुर्तगाल के बाद क्या आया, डच। डच के बाद क्या आया, ब्रिटिश। ब्रिटिश के बाद क्या आया, डेनिश। फिर आया फ्रेंच, फ्रांसीसी। अब यहाँ ये समझना है, ये जो आए इंडिया में, ये एक सीक्वेंस है, ये क्रम। तो एक बार सवाल पूछा गया कि भारत में जो यूरोपीय आए उसमें सबसे पहले कौन आए थे। तो स्वाभाविक बात है कि सबसे पहले कौन आए थे, ये आपको मैं जहां भी इंपॉर्टेंट लिखूं ये, और आपको जान के हैरानी होगी, एक बार पूछा गया कि सबसे पहले कौन आया, सबसे लास्ट में गए। तो सबसे पहले भी आए थे और सबसे लास्ट में भी गए, कौन, ये। तो क्या है भाई, सर्वप्रथम आगमन और प्रस्थान, ये दोनों इन्हीं का है। सबसे सर्वप्रथम आगमन एवं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए नहीं तो समझ में नहीं आएगा, एवं सबसे अंत में प्रस्थान, ये ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। यानी सबसे पहले आया और सबसे लास्ट में, ये यूपीएससी का क्वेश्चन पहले पूछा गया। कई बार चॉकलेट क्वेश्चन भी आता है, बहुत आसान, हम गलत कर देते हैं। दूसरा है, एक पूछेगा आपसे क्या, सीक्वेंस, कि कंपनी के दृष्टि से पहले कौन स्थापित। तो सबसे पहला तो ठीक है, पुर्तगीज हुआ। पहली कंपनी किसकी बनी, पुर्तगीज। भाई वहां के राजा ने भेजा था इसको। और दूसरा जो हुआ, पहले पुर्तगीज, फिर ब्रिटिश है 1600 में। डच के बाद कौन है, डेनिस। इसके बाद फ्रेंच। अंतर देखिएगा, जब आने की बात करेंगे तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच,
इसका मतलब ये नहीं है कि छोटे मोटे तो आते रहते थे ब्रिटिश, लेकिन कंपनी के तौर पे डच है, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी। लेकिन जब मैं बात करता हूं कि भाई कंपनी स्थापित कब हुआ, तो पुर्तगीज, क्योंकि राजा द्वारा वो प्रोत्साहित किया गया था। फिर आया ब्रिटिश 1600 दिसंबर, फिर आया डच, फिर आया डेनिश और फिर आया। लेकिन जब हम बात करेंगे प्रथम फैक्ट्री की, प्रथम फैक्ट्री क्या थी यहाँ पे, तो यहाँ पे बदल जाएगा आपका प्रथम फैक्ट्री, देखिएगा, ठीक है, इसी को यूज किया जाए। अब देखिए प्रथम फैक्ट्री पुर्तगीज की, क्या कहा जाता है, इन्होंने व्यापार जब शुरू किया तो कालीकट से, पहली बार वहीं आते हैं, तो व्यापार किया कालीकट से। लेकिन पहला जो फोर्टिफाइड जो फैक्ट्री था वो था कोची। ब्रिटिश का पहला कहा था सूरत, डच का मसूलीपट्टनम, ध्यान दीजिएगा, डच का मसूली, ये लिखते रहिएगा। और मसूलीपट्टनम के बाद डेनिश, के बाद फिर सूरत। ये कब हुआ, 1608, 1605, ये पहले हुआ, 1620, 1668। अंतर देख रहे हैं। आने के क्रम में पहले पुर्तगीज है, फिर डच, फिर ब्रिटिश। लेकिन यहां जो बदल जाता है वो है फैक्ट्री स्थापित में, पहले सॉरी कंपनी स्थापित में, तो पहले कंपनी बनता है किसका, ब्रिटिश का। लेकिन जब फैक्ट्री की बात करेंगे तो इंडिया में पहले आता है डच, डच आएगा और पहले फैक्ट्री बनाता है। ये क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। सवाल कैसे पूछेगा आपको नहीं पता, बताया ना, जब मैं बताता हूं तो बच्चे कई बार क्या करते हैं, बोलते हैं सर ये तो पढ़ा हुआ है लेकिन मैं बता रहा हूं। सपोज कीजिए, दे देगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार करें, और देगा कि भारत में ब्रिटिश द्वारा अपनी प्रथम फैक्ट्री डचों के पहले स्थापित की गई। अब डचों के पहले स्थापित की गई, जिसे ये पूरा चार्ट नहीं पता और चार्ट के साथ साथ दिमाग में नहीं बैठा, भाई डचों के पहले कैसे स्थापित हुई, ना तो वह डच के पहले आए, आने का क्रम भी डच के बाद है, और फैक्ट्री स्थापित करने का क्रम भी बाद में है। इनका 1605, 1608, 1602, 1600, मतलब कंपनी बनी पहले लेकिन आए कब, बाद। जब हम बताएंगे तो बताएंगे कैप्टन हॉकिंस जब आया तो 1608 में आया, जब जहांगीर के पास पहुंचा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि कई बार ऐसे ना पूछ के, अब गया जमाना, आपको अब तैयार रहना है हर तरीके से। तो ये एक चार्ट है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप एवं भारत, ये समझना जरूरी है। क्यों जरूरी है, आपके मन में, मैं बहुत ज्यादा बैंक में नहीं जाऊंगा, इसलिए जाने का कोई तुक भी नहीं है कि आखिर हुआ क्या था, क्या वजह था कि भारत के अंदर यूरोपियनों को
आने की आवश्यकता हो, क्या आवश्यकता पड़ गई कि यूरोप के लोग, यूरोप के व्यापारी भारत के अंदर आने का प्रयास किया, दक्षिण एशिया में आने का प्रयास किया। आखिर आवश्यकता क्या? तो इसको पहले हम थोड़ा सा समझते हैं। इससे आप देखिएगा इसको, दरअसल आपको पता होना चाहिए कि जब यूरोप के अंदर लगातार एक धर्म युद्ध चल रहा है 1095-96 से फिर 1200 लगभग 91-92 तक, मतलब 13वीं शताब्दी के लास्ट तक एक युद्ध चला ईसाई और इस्लाम के बीच, जिसको धर्म युद्ध की संज्ञा दिया गया। और उस युद्ध में लगातार ईसाइयों की जीत हो रही थी। लेकिन घटना तब घटा जब मई 1453 में ओटोमन जो तुर्क थे, इस्लाम के थे, उसने जो कुस्तुनतुनिया था, जो पश्चिमी रोमन ये सॉरी पूर्वी रोमन साम्राज्य की जो राजधानी थी, उस पे कब्जा कर लिया। अब कुस्तुनतुनिया पे कब्जा करने का तात्पर्य आप ये समझ लेना कि ये जो एरिया है कब्जा करने का केवल अर्थ नहीं था, ये इस पे कब्जा करने का मतलब क्या है? इसका तात्पर्य ये हुआ कि पूरब का पश्चिम के साथ व्यापार समाप्त हो गया। और जब ये व्यापार समाप्त हो जाएगा तो लाइफ लाइन जो कहा जाता है यूरोप के लिए, वो संकट में पड़ेगा। क्योंकि यूरोप को पूरब से जो मिल रहा है वो मिल रहा है मसाले एशिया से, स्पेशली भारत और दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया। बस कीमती पत्थर आदि, सूती वस्त्र वगैरह, रेशमी सूती जो भी है, सब बहुत सारी चीज। चीन बहुत बड़ा केंद्र है सिल्क का। मलक्का जो एरिया है, दक्षिण पूर्व का जो एरिया है मसालों के लिए, हाँ यूरोप का व्यापार भारत से थोड़ा कम था, इसमें दो राय नहीं। तो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा कि एक तो हार हो गई किसकी? यूरोप की, ईसाइयत की। कुस्तुनतुनिया का पतन केवल एक पतन नहीं था, वो ईसाई धर्म की एक प्रकार से आध्यात्मिक पराजय थी, आर्थिक पराजय भी थी। आर्थिक पराजय कैसे? अब व्यापार खत्म, अब बार्गेनिंग करेगा ये मुसलमान। जैसे आज देखिएगा हॉर्मुज पे ईरान कैसे कर रहा है, आप स्वीकार करें या ना करें, इससे पूरा विश्व प्रसार। ठीक उसी प्रकार से एक हलचल पैदा हो गया पूरी में। मैं कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है। तो पहला जो परिवर्तन हुआ वो हुआ 1453 का। ये घटना है, अब ये है मेडिटेरियन सी, इसे समझिएगा। इस मेडिटेरियन सी, अब यहाँ पे क्या है देखना, मैं थोड़ा बैक जाता हूं। इंडिया को देखिएगा प्राचीन काल में, इंडिया का जब एंशिएंट देखिएगा, इंडिया प्लस यूरोप का, थोड़ा सा हम लोग चलते हैं पीछे। तो जब एंशिएंट पीरियड में देखिएगा प्राचीन काल में, तो हमारा क्या है? कॉन्टेक्ट, यानी हमारा है प्रत्यक्ष संपर्क, इससे यूरोप से तब डायरेक्ट, चाहे वो अशोक के समय हो, चाहे अशोक के बाद
इंडो रोमन ट्रेड, भारत सोने की चिड़िया कहलाई उस समय। हम लोग क्या करते, चाइना से मंगाते रेशम, चाइना से मंगाते सिल्क, और उस सिल्क को क्या करते हम लोग कुछ ना कुछ बनाते और कहाँ भेजते, यूरोप में। कहा जाता है कि जो यूरोप की महिलाएं वो हमारे रेशम की, हमारे मलमल की दीवानी थी। मुझे लगता है इसीलिए चाइना वाले आज भी हमसे ईर्ष्या खाए रहते हैं कि हमने बड़ा शोषण किया, सस्ते चीज मंगा कर महंगे दामों में, ऊंचे दामों में बेचते थे। आपको पता होगा, जब एंशिएंट पीरियड पढ़िएगा तो एक राइटर है प्लिनी, उसने अपने प्राकृतिक इतिहास नामक पुस्तक में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल हिस्ट्री, उसमें उसने बताया भी है कि किस प्रकार से रोम से बड़े पैमाने पर भारत में स्वर्ण का प्रवाह हो रहा है, और दुख व्यक्त किया कि अगर ऐसे ही रहा तो एक दिन रोम निर्धन हो जाएगा। तो डायरेक्ट कांटेक्ट है, लेकिन जब देखिएगा मध्यकाल में ये समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो पोर्शन है यहां पे क्या आ जाता है, इस्लाम का उदय हो जाता है। इमरजेंस ऑफ इस्लाम इन द अरब पेनिनसुला। और ये पूरे क्षेत्र में जब इस्लाम का उदय होगा, दो घटना घटे, एक तो इस्लाम का उदय हो गया, और दूसरा कि रोम का एक व्यक्ति ने चीन से रेशम बनाने की कला सीख ली। देखो कितना, जब रेशम बनाने की कला सीख लेगा उसे भारत की क्या आवश्यकता। एक आदमी नहीं, कई आदमी फिर सीखता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और दूसरी बात क्या है, इस्लाम का जब उदय हुआ तो बोला कि देखो ऐसा है, तुम मुझे बेचो, मैं बेचूंगा फिर किधर। यानी इस्लाम जो है became the mediator between India and Europe। और भारत और यूरोप के बीच में इस्लाम जो है, मुसलमान व्यापारी जो है, मुस्लिम व्यापारी, अरब व्यापारी और बाकी व्यापारी बन गए मध्यस्थ। तो हमारा जो डायरेक्ट कांटेक्ट है मिडिल पीरियड में यूरोप के साथ टूट गया। हाँ, ये नहीं कह सकते कि कोई यूरोप का यात्री नहीं आया। आया एक व्यक्ति था मार्को पोलो, सुने होंगे, उसने चीन की यात्रा की और भारत में भी आया। और मार्को पोलो ने जब दक्षिण की यात्रा की तो काकतीय साम्राज्य की भी वर्णन किया और महारानी रुद्रमा देवी का जिक्र किया। तो मध्यकालीन भारत में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था। और अब हम पढ़ते हैं यूरोप के संदर्भ में 1453 की। यानी हमारा व्यापार क्या होगा भाई, जो एशिया से, दक्षिण पूर्व एशिया से, एशिया से जो चीजें जा रही है वो रुक गया। अच्छा, प्राचीन काल में हमारा जो व्यापार होता था कहां से, तो था गल्फ ऑफ पर्सिया, रेड सी। रेड सी में धुंध के कारण, फॉग के कारण हम अधिक व्यापार नहीं करते थे, हम ज्यादा करते थे फारस की खाड़ी से। लेकिन ये सारे पे कब्जा किसका हो गया, ओटोमन तुर्क का। और ओटोमन तुर्क क्या कह रहा है, मुझे क्या दो भैया, अधिक से अधिक लाभ। बहुत सारे उसने टैक्स लगा दिए, बहुत सारे व्यापारिक मार्ग उसने बोला कि नहीं, यहां से व्यापार नहीं करना। अब बती बात, मेडिटेरियन सी में किसका कब्जा था, जिनेवा और वेनिस के व्यापारियों का। और भूमध्य सागर में जिनेवा और वेनिस के व्यापारियों ने घोषणा कर दिया कि भाई मैं आपको व्यापार नहीं करने दूंगा, चाहे वो रूस, ये स्पेन हो या पुर्तगाल, स्पेन हो या पुर्तगाल। कभी आपके मन में एक सवाल आया होगा जरूर
कि क्या वजह है कि स्पेन और पुर्तगाल के सबसे पहले व्यापारिक यात्रा शुरू किया। इसके साथ साथ यहां पे कुछ चीजें चल रही थी, ठीक है, यहां पे चीजें चल रही थी, क्या कुछ परिवर्तन हो रहा था आर्थिक, और आर्थिक परिवर्तन ने भी लोगों को बाध्य किया कहां आने का, भारत, एशिया में आने का। पहले क्या है, वो है कुछ यंत्र, जैसे तकनीकी कारकों ने आर्थिक कारकों को प्रेरित किया। सबसे पहला जो आया एस्ट्रोलॉ, और एस्ट्रोलॉब कौन क्या था भाई, ये था अक्षांश करने हेतु, ठीक है, यंत्र कह सकते हैं आप। एस्ट्रोलॉब कहते हैं कि सूर्य एवं तारों की ऊंचाई का पता करके दिन और रात का सटीक पता किया जा सकता था। कुंडली बनाने में भी इसकी जो है हेल्प हुआ। ये देखिए एस्ट्रोलॉब, ये है, ये देखिए, पता लगाने हेतु, कुंडली बनाने में भी इसकी मतलब जो है सहायता ली गई, दिन और रात का पता लगाने के लिए, ग्रह नक्षत्र की जानकारी के लिए, ये एस्ट्रोलॉब। दूसरा जो है, आप जब देखिएगा तो परिवर्तन हुआ दूसरा है, इसको देखिए, ये है, आपने सुना होगा नेविगेशन, पोर्टलैंड चार्ट, पोर्टलैंड या फोटो, फोटो कर लीजिए, पोर्टलैंड चार्ट। ये क्या था, मध्यकाल में 13वीं से 16वीं शताब्दी में यूज होने वाला, 13वीं से 16वीं शताब्दी में यूरोप में अत्यंत प्रचलित। अब आपके मन में ये क्या, इसे क्या पता करना है, तो इसने क्या किया कि समुद्री यात्रा को सुगम बना दिया, सरल बना दिया। एक प्रकार से ये क्या था, समुद्री मानचित्र, क्या था, समुद्री मानचित्र का पता लगाने के लिए आप इसको बता सकते हैं समुद्री मानचित्र, ठीक है, और इससे क्या होगा, समुद्री रास्ता का पता लगाना, ये उद्देश्य था। बहुत अहम चीज मैंने बताया।
इसको लिख लीजिएगा। तीसरा जो है परिवर्तन जो हुआ वो हुआ इसमें, तो कहते हैं कैरावल या केरावाल, कैरावल या कैरावेल, कैरावेल, थोड़ा सुधार लीजिए। ये ये देखिएगा, ये बेहद आम, ये कहते हैं कि छोटा, ये देखने में क्या था, छोटा था, हल्का भी था। अब छोटा हल्का होगा तो अधिक दूरी तक तेज चलेगा, एवं तेज नौकायन। ठीक है, इसलिए आप देखिएगा वास्को डिगामा का, वास्को डिगामा का कई जहाज थी जिसमें नीना पिंटा, ठीक है, इसके उदाहरण, इसके उदाहरण। ठीक है, नीना पिंटा इसके उदाहरण थे। तो ये जो परिवर्तन हुए तकनीकी, इन तकनीकी परिवर्तन ने भी बाध्य किया कि वो एशिया आए, वो दक्षिण पूर्व एशिया आए, वो भारत आए। तो मैंने बताया आपको कि किस प्रकार से ये जो चीजें हैं, एक तो क्या है भाई, पहला परिवर्तन हुआ कि 1453 में कुस्तुनतुनिया पर ओटोमन तुर्क का नियंत्रण हो गया। दूसरा जो परिवर्तन हुआ, उनका व्यापार रुक गया, तकनीकी परिवर्तन हो रहे थे। फिर भूमध्य सागर में जिनेवा और वेनिस के व्यापारी उन्हें आने से रोक रहे, और ये कारणों से मई 1453 में कौन आया, देखिएगा कौन आया, वास्को डी गामा का भारत आगमन। वास्को डी गामा का भारत आगमन मई 1400, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है कि मई 1498 में वास्को डी गामा, और वहां का जो है कहां पहुंचा, के शासक, या इसमें आ चुका है बहुत पहले, कालीकट के शासक जमोरी, जमोरी उपाधि था उसका, द्वारा स्वागत, स्वागत किया। बड़ी अहम सूचना है, लेकिन आपसे जो यूपीएससी सवाल पूछती है कई बार, तो समान पुस्तकों में नहीं मिलता है, वो ये है कि अभी जो है, सब देखिएगा, नोट में लिखिएगा कि दो ऐसे वास्को डी गामा के समय मुख्य
व्यापारिक समूह जिनका दक्षिण भारत में अस्तित्व था। पहला क्या होगा बेटा? जूलिया और दूसरा चेटिया। हम अहम है आपके लिए। और इनका जो व्यापार होता था कहाँ? दक्षिण पूर्व एशिया के साथ। और इनका जो व्यापार होता था वो बंगाल की खाड़ी, कोरोमंडल, कोरोमंडल तट क्या होता था इनका। ये बड़ी अहम चीज, कई बार आप पढ़ते होंगे, मुझे उम्मीद है कि नई चीज मिले होंगे। कोई दिक्कत? दूसरा चीज देखना है कि 15वीं 16वीं शताब्दी के दौरान केरल, यानी कई बार रहेगा मालाबार तट, मालाबार प्रमुख बंदरगाह। अब कौन होगा भाई? तो आप सबको पता है क्या भाई? पहला कालीकट, कालीकट का नाम कोझिकोड। इसके बाद कोल्लम, सिवलोन। एक बार ये नाम दे देगा बेटा, ये याद रखिए, कोची। और चौथा क्या है भाई? जब आप देखिएगा कन्नूर भी होता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मेन ये है, ये मेन आपके ऊपर की। तो मैंने जो चर्चा किया ये बताया आज, और इससे ज्यादा चर्चा के लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वजह क्या है? पहला लेक्चर था, मैंने बताया कि मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी और किस प्रकार से क्या वजह है कि इंडिया में आए। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताया, उसका वजह ये है, इसकी आवश्यकता यहाँ नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ 2026 के प्री के लिए, मेरा मेन फोकस वहीं पे। तो कल मिलते हैं फिर से एक बार इसी समय। बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।